नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ कैमरे पर हैं दीपक और कई सारे लोगों के मेल आए आज। कल की जो कहानी मैंने सुनाई थी उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये कहानी रिपीट थी और इसके पहले सुप्रतिम भाई जो थे इस कहानी को सुना चुके थे। तो मैंने भी फिर उनसे बात करी कि आप ये कहानी सुना चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं ये कहानी सुना चुका हूँ, क्योंकि फरवरी की ये कहानी थी तो मुझे अभी ये मिली। और तो कुल मिला के वो जो कहानी थी वो रिपीट हो गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अभी यह है कि मैं और सुप्रतिम भाई अलग अलग कहानी सुनाते हैं तो बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। हालांकि ये दूसरी बार है, तो दूसरी बार हुआ है करीबन 4-5 महीने में, तब भी मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और आगे से कोशिश यही रहेगी कि जो कहानी एक बार सुना दी गई है वो रिपीट ना हो। तो आज की कहानी पे हम लोग आते हैं और आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की। 6 जुलाई की सुबह 7 जुलाई की सुबह, 7 जुलाई 2020 की सुबह बाराबंकी का ये इलाका है, लखनऊ अयोध्या जो हाईवे है उसमें सफ़ेदाबाद में कोई केवाड़ी मोड़ है। यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली, राहगीर थे, उन्होंने सूचना दी कि एक केवाड़ी मोड़ के पास में 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं लावारिस हालत में। एक तो ट्रॉली बैग है और एक साथ में हैंड बैग है, थोड़ा बड़ा है। ट्रॉली बैग तो आप जानते ही होंगे। तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जब टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने उसको खंगाल के देखा और उस ट्रॉली बैग में और जो हैंड बैग था उसमें से कुल मिला के पुलिस को 6 टुकड़े इंसानी जिस्म के मिले। और ये जो टुकड़े थे ये किसी महिला की जिस्म के थे। 6 टुकड़ों में बांटा गया था। हाथ अलग थे, पैर अलग थे, सर अलग था और धड़ का हिस्सा अलग था। तो इस तरीके से जो 6 टुकड़े थे वो पुलिस को मिले। पुलिस ने अपनी जो भी मौके पे कानूनी कार्रवाई होती है, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ, पंचनामा वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ गवाह भी बनाए जाते हैं और सैनिक फॉरेंसिक की टीम भी बुलाई जाती है, तमाम जो भी कार्रवाई होती है उसको करने के बाद जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लाश के साथ उस तरीके से कोई बदसलूकी नहीं की गई थी कि उसका चेहरा बिगाड़ा हो या फिर और कुछ चीज़ें बिगाड़ी हो, शरीर के और किसी हिस्से पे घाव वगैरह हो, उस तरीके का नहीं था। बस सर पे जो था, सर पे गहरा घाव था। तो जो पहली नज़र में पुलिस को समझ में आ रहा था वो ये था कि जो हत्या की गई है वो सर पर किसी भारी चीज़ के वार से, के प्रहार से की गई है। और उस तरीके के स्टेप बाउंडिंग या फिर और कुछ उस तरीके के चाकू वाकू या और तो किसी धारदार हथियार के निशान बॉडी पर नहीं थे। तो साफ़ सुथरी बॉडी थी, केवल सर पर निशान थे चोट के। तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सुराग की तलाश में पुलिस की टीम जो है वो आसपास का जो इलाका है वहाँ पे देखती है कि शायद कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए जिससे पहचान की जा सके उस फेंकने वाले शख्स की जिसने ये सूटकेस, जिसने ये ट्रॉली बैग और एक ये जो हैंड बैग है वो फेंका है। पुलिस खंगालती है, कुछ नहीं मिलता। आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसमें भी ब्लैंक, कुछ नज़र नहीं आता। कुछ ऐसा नज़र नहीं आता जिसको पुलिस इस कत्ल के साथ रिलेट कर सके। तो पुलिस हार जाती है। एसएसपी बाराबंकी जो हैं वो कहते हैं कि केस हम लोगों के लिए एक चैलेंज है और इसको सुलझाना है। और इसी केस को सुलझाने के लिए, क्योंकि ब्लाइंड केस था, कोई भी चश्मदीद भी पुलिस को ऐसा नहीं मिला जिसने ये बैग किसी को छोड़ते हुए देखा हो। सीसीटीवी फुटेज के मैंने बारे में आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ। यानी कुल मिला के ब्लाइंड केस था। एक तो जो बॉडी थी उस पर किसी तरीके का ऐसा सुराग नहीं था, कोई कपड़ा या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे पुलिस पता लगा सके कि उसकी आइडेंटिटी हो जाए, कपड़ों से कुछ ऐसा टैग मिल जाए जिससे पहचान हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बार और बहुत सारे जो मर्डर हैं वो ऐसे ही सॉल्व हुए हैं। कभी जो शर्ट पे जो टैग है उसकी मदद से, कभी जो बटन है उसकी मदद से। कभी एक मुंबई की घटना थी जहाँ पे कॉलर पे डिफरेंट कलर के बटन लगे हुए थे और वो डिफरेंट कलर के बटन्स का पैटर्न था जो था उसकी मदद से
पुलिस ने वो केस सॉल्व किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और सुब्रतिम भाई ने केस जो था वो सुनाया था। तो अगर आप सुनना चाहें तो ये प्लेलिस्ट में अभी भी तक है। तो इस तरीके से पुलिस को ना कोई ऐसे कपड़ा मिला जिसकी मदद से केस को जिसकी मदद से जो लाश है उसको पहचाना जा सके। अब पुलिस ने जो ट्रॉली बैग मिला था और जो हैंड बैग मिला था उसको ही पुलिस ने सोचा कि एक बार इनको ही खंगाल के देखा जाए और शायद इनमें से कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो इस लाश की पहचान करा दे। और एक बार अगर लाश की पहचान हो जाती है, किसी भी लाश की अगर एक बार पहचान हो जाती है, तो वो केस को सुलझाने की जो प्रतिशत है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनी एक बार अगर लाश की पहचान हो गई तो कत्ल का मकसद, मरने वाले के आसपास लोग या फिर मरने वाले की किसी से दुश्मनी, ये सारी चीज़ें जाहिर हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है कभी भी पुलिस को, जब इस तरीके की लाश मिलती है, लावारिस लाश मिलती है या टुकड़ों में बटी हुई लाश मिलती है, तो उसकी प्राथमिकता सबसे पहले ये होती है कि वो किसी भी तरह से इस लाश की जो है वो पहचान करे। तो इसी क्रम में पुलिस ने जो बैग था, जो ट्रॉली बैग था, उसको खंगाला और साथ में जो हैंड बैग था उसको खंगाला। ट्रॉली बैग की जो ऊपर वाली जो पॉकेट थी उसमें से पुलिस को 3 चीज़ें मिली, या 2 चीज़ें कहा जाना चाहिए, या कागज़ के 3 टुकड़े मिले। जो 2 टुकड़े थे कागज़ के वो लखनऊ के एक पार्क, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये शायद जनेश्वर पार्क है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, लखनऊ के एक पार्क की 2 टिकटें मिली। और पुलिस ने जब टिकटों को देखा तो उसमें ये जो टिकट थी उस पर आपने जानते भी होंगे कि जब ऐसे इस तरीके से कोई पार्क वार्क की टिकट दी जाती है तो उस पर एक मोहर लगाई जाती है जिसमें तारीख जो होती है वो प्रिंटेड होती है। तो इसी तरीके से पुलिस ने जब उन टिकटों को देखा तो मालूम चला ये जो टिकटें हैं वो 23 तारीख की शाम को ली गई हैं। कुछ वक्त भी बड़ा था, शायद 6-7 बजे के आसपास का वक्त था उसमें। तो उस तारीख की 23 दिसंबर 2019 की शाम की ये टिकटें थी जो लखनऊ के उस पार्क के थी, तो पुलिस के पार्क की थी। तो पुलिस के पास एक तो ये टिकटों की शक्ल में एक सुराग था, दूसरा पुलिस को एक बड़ा कटी फटी हालत में, बहुत ही बेकार हालत में, यानी जो कागज़ का टुकड़ा बहुत दिनों से जो रखा होता है तो आप जानते हैं उस कैसे किस तरीके का वो हो जाता है। तो उसी हालत में पुलिस को एक कटा फटा बिजली का बिल मिला। उसमें ना तो मीटर नंबर साफ था, ना कनेक्शन नंबर साफ था, ना एड्रेस जो था वो साफ था। कुछ साफ था तो केवल उसमें जो बिल का अमाउंट था वो साफ था, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही थी। क्योंकि आजकल जो मीटर के जो बिजली के बिल आते हैं वो भी प्रिंटेड आते हैं, तो वक्त के साथ साथ जो इंक होती है वो उड़ जाती है, और इंक उड़ने की वजह से जो मीटर के नंबर थे या बाकी के जो नंबर थे जो बिल पे डले हुए थे वो अधूरे थे। तो पुलिस को उस बिल में भी काफ़ी माथापच्ची करी, लेकिन पुलिस को उस तरीके से बिल से भी कुछ ऐसा पुख्ता नहीं मिल पा रहा था जिससे मालूम चल सके ये बिल कहाँ का है। क्योंकि ट्रॉली बैग में से वो बिल मिला था, तो जाहिर सी बात है जो लाश है उसका संबंध इस बिल से कहीं ना कहीं पर होगा। ये सोचकर पुलिस उस बिल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस को लगा कि जो टिकट है उस पर साफ़ सुथरी तारीख पड़ी हुई है 23 दिसंबर की, और पार्क का नाम भी लिखा हुआ है, तो क्यों ना एक टीम जो है वो लखनऊ भेजी जाए और लखनऊ भेजकर पता किया जाए कि ये जो है शख्स कौन है जिसने ये टिकटें खरीदी थी। पुलिस को एक चीज़ और लग रही थी, वो ये था कि अगर पार्क की टिकट लखनऊ की है तो ये जो बिल है इसका भी वास्ता कहीं ना कहीं लखनऊ से हो सकता है। तो पुलिस ने एक टीम जो थी वो रवाना करी और उनको बोला गया कि तुम जाओ लखनऊ जाओ और इन दोनों चीज़ों के बारे में पता लगाओ। तो पुलिस की टीम पहले उस पार्क में पहुंची जहां से ये टिकटें खरीदी गई थी, जहाँ पे जो विंडो काउंटर था टिकट खरीदने का, वहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने टिकटें दिखाई। तो जो काउंटर पे बैठा हुआ था शख्स, उसने बोला कि हाँ हमारे यहाँ के पार्क की टिकट है और बिल्कुल सही इस तरीके की जो तारीख है, जो इस तरीके का जो प्रिंट करते हैं तारीख को टिकट के ऊपर, वो हमारे यहाँ पर ही होती है। पुलिस ने बोला कि फिर कैसे आप बता सकते हैं कि ये टिकट किसने ली है? तो उसने बताया कि हम लोग जब कोई भी टिकट लेने आता है तो इस तरीके से उसका कोई नाम पता वगैरह तो हम लोग पूछते नहीं है, ना नोट करते हैं।
लेकिन हमारे आसपास जो है सीसीटीवी कैमरे काफ़ी लगे हुए हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी तारीख आप बता रहे हैं दिसंबर की, उस तारीख का सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकाल सकते हैं अगर मौजूद हो तो सर्वर में। तो पुलिस की टीम कहती है कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप ये प्रयास करिए कि सीसीटीवी फुटेज उस तारीख का मिल जाए तो हमें काफ़ी आसानी हो जाए कि इस तरीके के एक जो लाश मिली है उसका केस सॉल्व करने के लिए। स्टाफ जो होता है पार्क का वो सीसीटीवी फुटेज के सर्वर रूम में पहुंचता है, खंगालता है, लेकिन दिसंबर 2019 का सीसीटीवी फुटेज उड़ चुका होता है। तो एक ये जो आशा थी पुलिस की, जो टिकट मिली थी पार्क की, उससे केस को सुलझाने की ये तो दरकिनार हो गई। अब पुलिस के पास जो दूसरी एक सबूत था या जो एक सुराग था वो उस बिजली के बिल की शक्ल में था, जो पुलिस को उसी ट्रॉली बैग से मिला था जिसमें से ये दोनों टिकटें मिली थीं। अब पुलिस की टीम जो भी बिजली का दफ्तर था वहाँ पर पहुँची और उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारे पास ये बिल है, इस पे कुछ नंबर हैं, मीटर नंबर, कनेक्शन नंबर, लेकिन पूरे नहीं हैं। लेकिन हमारे पास बिल अमाउंट जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है और जो पता लिखा हुआ है बिल में वो भी बिल्कुल साफ़ नहीं है। तो ये भी चैलेंज था बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उनके सामने भी और पुलिस की जो टीम पहुंची थी उनके सामने भी। तो काफ़ी मशक्क़त की गई, तमाम जो मीटर के बिल थे, जो अधूरे नंबर थे उनको मिलाया गया और जो कनेक्शन नंबर था उसको मिलाया गया, उसके बाद जो बिल का अमाउंट था उसको मिलाया गया। तो काफ़ी माथापच्ची करने के बाद आखिरकार बिजली विभाग को एक ऐसा बिल मिला जिसका अमाउंट बिल्कुल सेम था और जो नंबर्स थे, मीटर नंबर और कनेक्शन नंबर, वो भी कहीं ना कहीं मेल खा रहे थे। तो पुलिस ने उसको जब टैली किया तो बिल्कुल मालूम चल गया कि ये वही बिल है जो पुलिस के हाथ लगा है। अब पुलिस ने उस बिल का एड्रेस लिया और उस जो बिल का एड्रेस था वो पुलिस को लखनऊ का ही मिला और ये लखनऊ के चेतन नगर, मैं आपको बताता हूँ, चेतन विहार कॉलोनी, फरीदी नगर, ये लखनऊ का एड्रेस था। वहाँ पे वहाँ के एक मकान का ये एड्रेस था। और पता किया तो मालूम चला कि ये जो अभी मीटर जो कनेक्शन है बिजली का वो रिजवाना नाम की एक महिला के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस जो थी मौके पे पहुंची और वहीं पे रिजवाना का जब थोड़ा बहुत खंगाल आ गया तो पुलिस को वहीं पे बिजली विभाग से ही रिजवाना का जो मोबाइल नंबर था वो भी मिल गया। अब रिजवाना जो थी उससे कांटेक्ट किया गया और उससे पूछा गया कि इस तरीके से एक हम लोगों को लाश मिली थी और उस ट्रॉली बैग के अंदर से ये जो बिल है वो आपको मिला है और एक महिला की हमको ये लाश मिली थी। तो रिजवाना ने बताया कि मैंने करीबन 1.5 साल पहले ये मकान जो था वो बेच दिया है और जब मैंने मकान बेचा था उस वक्त एक समीर नाम का लड़का उसी मकान में रहा करता था। नया जो किराएदार था, नया जो मकान मालिक था, उसने भी शायद समीर को, जो अगर वो किराए पर रह रहा था तो उसको कंटिन्यू किया था। और ये रिसेंट की बात थी, यानी 1.5 साल पहले उसने बेचा था और जो उसके पास जानकारी थी क्योंकि वो आसपास ही कहीं पे थी उस तरीके से, तो समीर नाम का जो शख्स है उसका नाम इस पूछताछ में सामने आया। जब समीर का नाम पूछताछ में आया तो पुलिस की टीम ने उसका मोबाइल नंबर लिया और मोबाइल नंबर जब पुलिस के पास आ गया तो पुलिस ने समीर का जो मोबाइल नंबर था उसको कॉल किया। पुलिस ने जब कॉल किया तो वो मोबाइल नंबर जो था वो बंद आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन चेक करना शुरू करी और पुलिस ने जब मोबाइल नंबर की लोकेशन चेक करी तो 6 जुलाई को, क्योंकि 7 जुलाई को ये जो थी बॉडी मिली थी बाराबंकी इलाके में और 6 जुलाई को ये जो केवाड़ी मोड़ है यहाँ पर उसी नंबर की लोकेशन आ रही थी। तो अब एक बात तो पुलिस के सामने साफ हो गई थी कि ये जो समीर है इसका कोई ना कोई रिलेशन उस बॉडी से है जिसको फेंका गया। क्योंकि समीर का नंबर बंद आ रहा था तो पुलिस का शक और ज़्यादा पुख्ता हो रहा था। अब पुलिस ने जो समीर की CDR थी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उसको निकाला और उसमें से ही कुछ ऐसे नंबरों को छाटा जिस पे समीर अक्सर बात किया करता था।
अब उन नंबर की कॉल डिटेल निकाली तो मालूम चला कि ये जो नंबर थे वो बलरामपुर के थे, और इन्हीं नंबरों के बीच में से पुलिस को एक नंबर मिला जो समीर के नाम पर रजिस्टर्ड था। लेकिन समीर के बलरामपुर का पता जो था वो पुलिस को नहीं मालूम था, क्योंकि जो नंबर लिया गया था उसमें पता जो दिया गया था वो मुंबई का पता था। तो पुलिस को लग रहा था कि, क्योंकि जब पूछताछ की गई थी समीर के बारे में तो ये मालूम चला था कि वो बलरामपुर का रहने वाला है। लेकिन जो मोबाइल नंबर था और जो एड्रेस प्रूफ या आधार कार्ड वगैरह दिया था मोबाइल नंबर ऑक्युपाई करने के लिए, लेने के लिए, वो जो था वो मुंबई का एड्रेस आ रहा था। तो पुलिस के लिए भी पशोपेश थी कि ये बलरामपुर का रहने वाला है, मुंबई की क्या कहानी है। तो इसी कहानी को सुलझाने के लिए पुलिस ने जो नंबर मिला था समीर का, उसको सर्विलांस पे लगाया। पुराना नंबर नहीं, नया नंबर मिल गया था। जो समीर की सीडीआर जब खंगाली गई थी उसी में से समीर का नया नंबर पुलिस ने निकाल लिया था। तो जब उसको सर्विलांस पे लगाया गया तो और उस सर्विलांस को टैली किया गया, तो एक दिन जो समीर की लोकेशन थी करीबन शायद 16 अगस्त के आसपास, 16 अगस्त के आसपास जो समीर की लोकेशन थी वो लखनऊ की आ रही थी, और इसी लोकेशन की मदद से पुलिस ने ये जो समीर था इसको गिरफ्तार कर लिया। और फिर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इससे पूछताछ करनी शुरू करी। उसने अपनी पूरी कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसका नाम समीर चौधरी है और वो बलरामपुर का रहने वाला है, और जब वो क्लास 5 में था तभी उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो 2005 में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मुंबई चला गया, और मुंबई में वो एक मीट शॉप थी उस पर काम करने लग गया, और करीबन 10 साल तक, यानी 2005 से लेके 2015 तक वो उसी मीट शॉप में काम कर रहा था। 2015 में ही ये जो समीर था इसकी मुलाकात आयशा नाम की लड़की से हुई, जिसका वैसे जो नाम था वो मालन बादशाह था, मालन बादशाह शेख जहाँ तक है पूरा नाम। तो ये आयशा से इसकी मुलाकात हुई 2015 में। आयशा जो थी पढ़ी लिखी लड़की थी, बीकॉम उसने कर रखी थी मुंबई यूनिवर्सिटी से, और वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी एज अ मैनेजर। सारा जो हिसाब किताब रखना और प्रोक्योरमेंट वगैरह, जो भी सामान वगैरह खरीदना, उसका काम आयशा किया करती थी। और इसी दौरान जो समीर था वो मीट शॉप पे काम किया करता था। तो इन दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती हुई, बातचीत होनी शुरू हुई, और फिर ये जो मुलाकात प्यार दोस्ती है ये प्यार में बदल गई, और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लग गए। करीबन 2 साल तक इनका कोर्टशिप चला, यानी 2015 से लेकर 2017 तक इन दोनों के बीच में अफेयर चला। और उसके बाद 2017 में समीर ने आयशा से कोर्ट मैरिज कर ली। इस कोर्ट मैरिज की वजह से जो आयशा के घर वाले थे वो उससे नाराज़ थे, तो ज़्यादा बातचीत करते नहीं थे। तो इसी बीच जब शादी हो गई तो दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया, और जो आयशा थी उसकी जो नौकरी थी वो एयरपोर्ट के एक स्टोर पे लग गई। तो उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी और ये एयरपोर्ट का जो स्टोर था यहाँ पे वो काम करने लग गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2015 में शादी, 2017 में शादी हुई, उसके बाद 18, 19, 20 में जब इस बीच समीर जो था उसने भी गाड़ी वाड़ी खरीद ली, थोड़ा इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो गया वो, और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। और अचानक जो मार्च था उसमें लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हुआ तो समीर ने फैसला किया कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ मार्केट वगैरह बंद है, तो वो ऐसे में मुंबई में क्या करेगा, और वो वापस बलरामपुर ही चला जाता है, अपने जो उसका पैतृक निवास है, होम टाउन जो है वहाँ पे। तो इसने अपनी गाड़ी उठाई और कार से ही ये मुंबई से बलरामपुर आ गया। बलरामपुर में कुछ दिन ये रहा, और उसके बाद इसने करीबन जून में, शुरुआती जून में, मार्च में आ गया था 23 मार्च के बाद ये। और जब जून में इसने लखनऊ में एक जो कमरा था वो किराए पर ले लिया और वहाँ पर रहने लग गया। इस बीच ये आयशा जो है उससे कॉल किया करता था और आयशा भी से कॉल किया करती थी। लेकिन एक बात जो थी इसके दिमाग में घूम रही थी समीर के, वो ये थी कि जब भी आयशा को फ़ोन किया करता था उसका फ़ोन एंगेज आया करता था।
ज़्यादातर, यानी अगर वो दिन में 4-5 बार फ़ोन कर रहा है तो उसका फ़ोन बार बार एंगेज आता था। जब ये उससे पूछता था कि किससे बात हो रही है, तो बताती थी कि मैं ऐसे ही मेरे जो रिश्तेदार हैं उनसे बात कर रही थी। और ये जो बात थी ये समीर के दिमाग में शक पैदा कर रही थी। दूसरी तरफ जो आयशा थी वो समीर से इस बात के लिए नाराज़ थी कि 2017 में उसकी शादी हुई थी, 3 साल गुजर गए थे, लेकिन समीर ने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई थी कि उसने आयशा से शादी कर ली है। तो समीर के ऊपर आयशा इस बात का प्रेशर डाल रही थी कि वो जल्द से जल्द अपनी शादी के बारे में जो है अपने घर वालों को बता दें और वो जल्दी ही उसे अपने घर पे लेके आए, यानी बलरामपुर यूपी में। तो ये बातें फ़ोन पर हुआ करती थी। तो काफ़ी जब समीर के ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया, आयशा रोज़ ही इस बात को लेके उसको प्रेशराइज कर रही थी कि तुम मुझे जल्दी अपने घर पे बुलाओ और जो हम लोगों की शादी है उसको भी सबके सामने उसका खुलासा कर दो, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ससुराल में जाके रहूँ, इस तरीके। तो 24 जून को इसने पुष्पक एक्सप्रेस से, कल भी पुष्पक एक्सप्रेस का जिक्र हुआ था, तो 24 जून को पुष्पक एक्सप्रेस से इसने आयशा को लखनऊ बुला लिया। और लखनऊ में आने के बाद ये कुछ दिन, मतलब कि 3-4-5 दिन वहीं पे रहे। और जिस तरीके से समीर जो आयशा थी इसके ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि जल्द से जल्द तुम जो शादी है उसका खुलासा कर दो और तुम मुझे अपने घर बलरामपुर लेके चलो, तो ये जो बातें थी वो पहले तो फ़ोन पे होती थी। तो फ़ोन पे तो ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, लेकिन जब आयशा लखनऊ पहुंच गई और फिर ये दबाव डालने लग गई और दोनों आमने सामने थे, तो ये जो लड़ाई झगड़ा था ये हाथापाई में बदल गया। और लगभग रोज़ जो था, रोज़ ये दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट किया करते थे, क्योंकि आयशा भी एक पढ़ी लिखी लड़की थी और इंडिपेंडेंट थी। तो उस तरीके थी नहीं कि वो अगर समीर उसके ऊपर हाथ उठाता तो वो जवाब नहीं देती। तो अगर उस तरीके से समीर उसके साथ हाथापाई करता था तो ये भी उसके साथ हाथापाई करती थी। इस तरीके की बात तफ्तीश में सामने आई है। एक दिन, यानी ये बात है 6 जुलाई की, 6 जुलाई को इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। और इसी लड़ाई के दौरान समीर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने एक लोहे की पाइप पड़ी हुई थी घर के अंदर, उसको आयशा के सिर पे दे मारा। और उसने इतनी तेज लोहे के पाइप से वार किया कि आयशा को जो चोट थी वो बहुत ज़्यादा लगी और उसकी मौत हो गई। जब उसने आयशा को झकझोरा उठाने की कोशिश करी, उसको लगा कि शायद ज़ख्मी हो गई है, चलो उसको अस्पताल लेके जाता हूँ, इस तरीके से उसने किया। लेकिन जब उसने उसकी नब्ज़ टटोली तो देखा कि उसकी सांसें रुक चुकी थी। तो ये देख के जो समीर था ये घबरा गया और उसने फिर तय किया कि आयशा की जो लाश है उसको ये ठिकाने लगाना बेहतर रहेगा। अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो फिर फंस जाऊंगा पूरे मामले में। तो उसने यही किया, वो बाज़ार में गया, बाज़ार से एक चॉपर लेके आया, और भी जो चीज़ें होती थी, पॉलीथीन बैग्स जिसमें ये जो लाश के टुकड़े थे उनको पैक किया गया था। इसके अलावा और भी सामान खून पहुंचने के लिए, और इसके अलावा जो लाश की बदबू ना आए खून वगैरह की, उसके लिए भी जो भी फ्रेगरेंस वगैरह थे, वो सारी चीज़ें ये बाज़ार से ख़रीद के लाया। उसके बाद इसने 6 तारीख को ही बॉडी थी उसके 6 टुकड़े किए, और 6 टुकड़े करने के बाद ये बलरामपुर की तरफ निकल गया। रास्ते में बाराबंकी पड़ा और बाराबंकी में इसने जो लाश थी वो केवाड़ी मोड़ के पास जो थी, इसने देखा कि आसपास कोई है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो रात के टाइम पे इसने जो लाश थी उसको वहाँ पे डंप कर दिया और फिर वो वहाँ से बलरामपुर चला गया। बलरामपुर पहुँचने के बाद ये वहाँ से तुरंत नहीं भागा, ये वहाँ पे काफ़ी दिन तक रहा और इस बात की इसने तस्दीक करता रहा कि जो लाश थी वो मिल गई है, और मिल गई है तो पुलिस उसके बारे में क्या कर रही है, यानी पूरी तरीके से ये जो तफ्तीश हो रही थी उस पर निगाह रख रहा था। लेकिन जब इसको लगा कि शायद पुलिस इसके नज़दीक पहुंचने वाली है, तब इसने नेपाल भागने का प्लान बनाया था। लेकिन इससे पहले ये नेपाल भाग पाता, उससे पहले ही पुलिस की जो टीम थी इसके मोबाइल को सर्विलांस पे उन्होंने लगा लिया था और इसको लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।